नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ रुक करेंगे पहली खबर की ओर। आपको बता दें कि देश में सोमवार को क्रिसमस का पर्व मनाया गया। इस खास मौके पर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईसाई समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इसके अलावा बच्चों ने क्रिसमस दिवस के मौके पर कार्यक्रम में शिरकत की, जहां पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। जहां पीएम मोदी ने कहा कि ईसाई समुदाय ने समाज को दिशा देने में अहम भूमिका निभाई। जीसस ने एक बेहतर समाज की स्थापना की। पर गिफ्ट्स उपहार देने की परंपरा है। मुझे भी बहुत ही पवित्र तोहफा मिला अभी और इसलिए इस अवसर पर हम ये विचार करें कि कैसे हम आने वाली पीढ़ियों को एक बेटर प्लेनेट का उपहार दे सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी आज के समय की जरूरत है। लिविंग ए सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, ये मिशन लाइफ का सेंट्रल मैसेज है। एक ऐसा इंटरनेशनल मूवमेंट है जिसका नेतृत्व भारत कर रहा है। प्रो प्लैनेट लाइफस्टाइल अपनाने के लिए प्रेरित करता है। और भी संपत जी ने जो छोटी किताब में ग्रीन कलर लाने के लिए कहा है ना, उसका यही भी एक रास्ता है। और उदाहरण के लिए रीयूजिंग और रिसाइकलिंग, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल, मिलेट्स श्री अन्न को अपनाना, मिनिमल कार्बन फुटप्रिंट वाले उत्पादों को खरीदना, ऐसी कई चीजों को हम अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं और बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और मैं मानता हूं क्रिश्चियन कम्युनिटी जो इतनी सोशली कॉन्शियस होती है, वो इस मिशन में प्रमुख भूमिका निभा सकती है, नेतृत्व कर सकती है। साथियों, समाज जीवन की अलग अलग धाराओं में हम ऐसे कई समान मूल्य दिखते हैं जो हम सबको एकजुट करते हैं। उदाहरण के लिए पवित्र बाइबल में कहा गया है कि ईश्वर ने हमें जो भी उपहार दिया है, जो भी सामर्थ्य दिया है, उसका उपयोग हम दूसरों की सेवा के लिए करें। और यही तो सेवा परमो धर्म है। द होली बाइबल में सत्य को बहुत महत्व दिया गया है और कहा गया है कि सत्य ही हमें मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। और संयोग देखिए, सभी पवित्र उपनिषदों ने भी अल्टीमेट ट्रूथ को जानने पर फोकस किया है ताकि हम स्वयं को मुक्त कर सकें। हम अपने साझा मूल्यों और हमारी साझी विरासत पर फोकस करके एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। 21वीं सदी के आधुनिक भारत के लिए ये सहयोग, ये सामंजस्य, सबका प्रयास की ये भावना भारत को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। साथियों, द होली पोप ने अपने एक क्रिसमस एड्रेस में ईसा मसीह से प्रार्थना की थी कि जो लोग गरीबी खत्म करने में जुटे हैं, उन्हें उनका आशीर्वाद मिले। वो मानते हैं कि गरीबी व्यक्ति की गरिमा को चोट पहुंचाती है। द होली पोप के इन शब्दों में उसी भावना की झलक है जो विकास के लिए हमारे मंत्र में है। हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास। सरकार के तौर पर हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि विकास का फायदा हर किसी तक पहुंचे और कोई इससे अछूता न रहे। ईसाई समुदाय के कई लोगों तक, विशेषकर गरीबों और वंचितों तक भी आज देश में हो रहे विकास का लाभ पहुंच रहा है। मुझे याद है
जब हमने फिशरीज के लिए अलग मंत्रालय का गठन किया। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह को लेकर खबरें लगातार आ रही। रविवार को खेल मंत्रालय के फैसले के बाद वे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई, ये तो सबके सामने नहीं आया, लेकिन इसके बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अब कुश्ती की राजनीति से संन्यास ले रहे हैं और जीवन में कभी भी कुश्ती संघ का चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस संबंध में जो मुझे बोलना था कल मैं बोल चुका हूँ। मैंने कुश्ती से और कुश्ती की राजनीति से पूर्णतया संन्यास ले चुका हूँ। नहीं मिल रहा भाई। रहा अमित शाह जी से मिलने की, तो हमारे पार्टी के नेता है, अगर हम मिलेंगे भी तो कुश्ती के संबंध में बात नहीं करेंगे। कुश्ती की बात समाप्त हो चुकी है। कितने बजे मिलेंगे? ऐसा कोई समाचार मेरे पास नहीं है। हमारे नेता हैं, जब बुलाएंगे तब मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे भी तो कुश्ती के संबंध में नहीं मिलेंगे और अभी कोई प्रोग्राम भी नहीं है और कुश्ती के संबंध में मुझे कुछ नहीं बोलना। तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी अब पीडीए के साथ ही ब्राह्मणों को भी साधने की रणनीति बना रही है। इसके लिए समाजवादी पार्टी के द्वारा ब्राह्मण महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, मगर सपा के रास्ते में सबसे बड़ी अड़चन स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान है, जिसने ब्राह्मण वर्ग को नाराज करने में अहम भूमिका निभाई। देखिए रिपोर्ट। पूरे देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है। हर पार्टी देश की सत्ता पर काबिज होना चाहती है, लेकिन कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। इसी लिहाज से समाजवादी पार्टी अब एक तरफ जहां पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक नारे के साथ लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव से पहले सपा अब ब्राह्मण समाज को भी साधने में जुट गई है। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में रविवार को आयोजित महाब्राह्मण महापंचायत इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। अखिलेश यादव ने महापंचायत को लेकर कहा कि ये ब्राह्मणों को सपा से जोड़ने की मुहिम का हिस्सा है, लेकिन सपा मुख्यालय में महाब्राह्मण सम्मेलन में सर्वाधिक नाराजगी स्वामी प्रसाद के बयानों को लेकर दिखी। इस दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव को भी मानना पड़ा कि स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म और ब्राह्मणों के खिलाफ गलत बोलते हैं और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि अखिलेश यादव को देर से ही सही, लेकिन समझ आया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान और उस पर उनकी खामोशी कहीं न कहीं ब्राह्मण वोट बैंक को कमजोर कर रही है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगातार ब्राह्मणों और हिंदू समाज के खिलाफ बयान दिए हैं। हिंदू देवी देवताओं और धार्मिक ग्रंथों को निशाना बनाकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक अलग ही माहौल बनाने का प्रयास किया। ऐसा माना गया कि इससे सपा दलित समाज को जोड़ने में कामयाब हो जाएगी। बद्रीनाथ धाम हो या रामचरित मानस विवाद हो या फिर राम मंदिर पर दिया गया बयान, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों ने हिंदू वर्ग को आक्रोशित किया है। इसके अलावा साधु संतों को लेकर दिए गए उनके बयान से भी आक्रोश बढ़ा है। लोगों ने कहा कि स्वामी के बयानों से सपा को लगातार नुकसान हो रहा है। पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा नुकसान स्वामी प्रसाद के बयानों से हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की इस सहमति ने बीजेपी को बोलने का मौका दे दिया है। बीजेपी शुरू से ही स्वामी प्रसाद के इस तरह से बयानों को अखिलेश का समर्थन करार देती आई है। हो ना हो, एक बात तो साफ है कि स्वामी प्रसाद के बयानों का दुष्प्रभाव अखिलेश यादव को भले ही देर से समझ आया हो, लेकिन अखिलेश की नसीहत कितना असर लाती है, ये तो स्वामी प्रसाद के अगले बयान के बाद ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। 2024 के चुनावी रण से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। इसको लेकर झारखंड की सत्ता में भी हलचल बढ़ गई है। जब बीजेपी नेता और पूर्व सांसद जफर इस्लाम ने इंडिया गठबंधन को
लेकर लठमार गठबंधन करार दे दिया और गठबंधन के सांसदों के निलंबन को उचित ठहराया है। साथ ही झारखंड में भ्रष्टाचार को हेमंत सोरेन की सरकार की देन करार दिया है। देखिए रिपोर्ट। अगले साल यानी 24 में दिल्ली की सत्ता के लिए जहां महारण होने वाला है, तो वहीं 24 में घोटाला प्रदेश झारखंड की सत्ता के लिए भी संग्राम होना है। ऐसे में झारखंड की आबो हवा में सियासी बारूद के ब्लास्ट जमकर हो रहे हैं। 24 में दिल्ली की सत्ता हथियाने के लिए मोदी बनाम इंडिया गठबंधन है। विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर मोदी और बीजेपी के खिलाफ रण में उतर रही हैं। लेकिन 24 के रण से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इंडिया गठबंधन के नेता जहां मोदी सरकार पर आरोपों की बाढ़ की बौछार कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इंडिया गठबंधन पर बयानों की बमबारी भी लगातार कर रही है। अब इस कड़ी में झारखंड की सियासत में भी शोले भड़क उठे हैं, जिन्होंने सोरेन सरकार को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बीजेपी के पूर्व सांसद जफर इस्लाम ने इंडिया अलायंस और हेमंत सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन भ्रष्टाचारियों का गिरोह है। झारखंड में भ्रष्टाचार हेमंत सोरेन सरकार की देन है। यहाँ अखंड भ्रष्टाचार है। बंगाल में बुआ भतीजा, बिहार में नीतीश लालू, तमिलनाडु में स्टालिन और उनके दामाद, केरल में वामपंथी सभी लूट में शामिल हैं। इन सरकारों को जनता की भलाई से कुछ भी लेना देना नहीं है। इन्हें केवल अपने परिवार की चिंता है। देखिए, जब भी घमंडिया गठबंधन की बात आती है तो बात आज पूरे देश इस बात को कहने लगा है कि घमंडिया गठबंधन का मतलब होता है कि भ्रष्टाचारियों का ग्रोह। जैसे कहते हैं ना, एक कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। उसी तरह घमंडिया गठबंधन के लोग की जो आज स्थिति है, उसी कहावत से कहीं ना कहीं मिलती जुलती है कि सब आपस में सब चोर है, लेकिन आपस में सब भाई भाई भी बनने की कोशिश करते हैं। जहां भी घमंडिया गठबंधन है वहां पर अब देखिए लूटपाट तो बिल्कुल, जो प्रदेश में लूटपाट लगा हुआ है। जहां उनकी सरकार है वहां लूट मचा के रखा हुआ है। आप जिस तरह से इस प्रदेश में हेमंत सोरेन लूट रहे हैं, उसी तरह से आप देखिए नीतीश बाबू और लालू प्रसाद बिहार को लूट रहे हैं। आप घमंडिया गठबंधन के किसी भी पार्टनर को देखिए, बंगाल में है तो बुआ और भतीजा लूट रहे हैं। ममता दी की सरकार है और उनके भतीजा अभिषेक वो लूट रहे हैं। अब वहाँ आगे बढ़िए तो आप तेलंगाना में देखिए तो अभी अब तक जो लूटते आए थे, अब कांग्रेस की स्लीपर सेल का काम कर रही थी वहाँ की सरकार, अब कांग्रेस खुद ही वहाँ सरकार है, वहाँ लूटपाट चलेगा। आप देखिए स्टालिन और उनके दामाद और उनके बेटा वो सारे लूटपाट में लगे हुए हैं। तो उनका काम है पूरा प्रदेश को लूटने का काम जो है पूरा उठा लिया है, और वामपंथी तो पूरा केरल लूटने में लगे हैं। जफर इस्लाम ने आगे कहा कि घमंडिया गठबंधन अब लठबंधन बन चुका है। ये संवैधानिक संस्थाओं पर लाठी मार रहे हैं। कभी आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनने पर अपमानित करते हैं, तो कभी गरीब जाट किसान परिवार से आए उपराष्ट्रपति का अपमान करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मिमिक्री का वीडियो बनाकर संसद को लाफ्टर शो की तरह चलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा ऐसी परिस्थितियों में सांसदों का निलंबन उचित है, जब प्रतिनिधि संविधान और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो जाएं। लठबंधन इसलिए मैं कहता हूं कि जो लाठी चलाना आजकल काम हो गया, इस लाठी चलाने का मतलब ऐसी जो इनकी जो इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं वो कहीं ना कहीं अब संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका भी हनन कर रही है। अब आप देखिए आपके सामने ही जिंदा मिसाल है कि किस तरह से मैं यहाँ बैठा हूँ, आज ये रांची है, रांची शहर में बैठा हूँ। यहाँ जो आदिवासी समुदाय के बड़ी मात्रा में लोग रहते हैं, लेकिन जब हमारी पार्टी ने, हमारी लीडरशिप ने नाम प्रपोज किया मुर्मू जी का, तो उन्होंने ये सारे गठबंधन के लोगों ने उसको राष्ट्रपत्नी करके बुलाना शुरू कर दिया, तो उनको अपमानित किया। अब देखिए, आप देखिए यहाँ पर जाट समाज, किसान समाज के एक गरीब परिवार के जो
जो वाइस प्रेसिडेंट जो बने हैं धांकड़ जी, उनको अपमान करना शुरू किया। उनके बारे में जिस तरह से मिमिक्री किए जा रही है, जिस तरह से राहुल गांधी जी स्वयं वीडियो बना रहे हैं, उससे समझ में आता है कि उनकी मानसिकता क्या है। बहरहाल चुनावी रण के लिए पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हैं, लेकिन जिस तरह गठबंधन के नेता आरोपों में घिर रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि ये रण इतना आसान भी होने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो वहीं समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए ब्राह्मणों को साधने में जुटी। तो वहीं इसको लेकर यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी मुद्दा विहीन पार्टी है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, जबकि मोदी और योगी सरकार ने हमेशा जनता की उन्नति के लिए काम किया है। वहीं सपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सपा ने हमेशा समाज को भ्रमित करने और अलग अलग हिस्सों में बांटने की नाकाम कोशिश की है। इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि इस गठबंधन की स्वीकार्यता जनता के बीच जरा सी भी नहीं है। जनता पार्टी, हमारी मोदी और योगी सरकार ने हमेशा समाज की उन्नति और विकास तरक्की के लिए काम किया है, और समाजवादी पार्टी ने हमेशा समाज को भ्रमित करके समाज को अलग अलग हिस्सों में बांटने की नाकाम कोशिश की है। 2024 में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के विकास को सुनिश्चित किया है, निश्चित तौर पर पूरे देश में एक मत और एक स्वर में फिर से 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का सबने मन बना लिया, सबने ठान लिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी जो है बार बार नाकाम कोशिश कर रही है और बार बार उसको विफलता हासिल हो रही है। जनता अपना साफ और स्पष्ट संदेश दे रही है कि उसको अपनी मोदी सरकार पे केंद्र की पूरा भरोसा है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पे पूरा भरोसा है। और हमेशा समाजवादी पार्टी का ने हमेशा जो है समाज को भ्रमित करने के एजेंडे के साथ राजनीति की है। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना रोरावर इलाके के शाहपुर कुतुब नेशनल हाईवे पर उस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया जब मीट फैक्ट्री में नाइट ड्यूटी पर जा रहे बाइक सवार 2 कर्मचारियों को अज्ञात ट्रक ने रौंद दिया। इस हादसे में दोनों कर्मचारियों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल भेजा, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गांव से शाम के टाइम अपनी जॉब करते हैं, यहाँ एक मीट प्लांट है हाईवे पे, उसमें जॉब करते हैं। वहाँ शाम को इनकी ड्यूटी है, नाइट ड्यूटी है इनकी, तो दोनों साथ एक ही साथ आ जाते हैं कि एक से भले 2, तो दोनों साथ साथ ही चले। काफ़ी समय से जॉब कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, अपना आराम से आ रहे थे। और एक ट्रक की चपेट में आके, जैसा मुझे पुलिस वालों ने बताया, मैं एम्बुलेंस के साथ साथ ही अंदर घुसा हूँ, मुझे भी खबर हो गई थी, तो मैं साथ साथ ही आ गया था कि मलखान सिंह ले गए, तो मैं मलखान सिंह ही भागा। तो जब मुझे पुलिस वालों से जितनी जानकारी ज्ञात है उसमें यही बताया उन्होंने कि ट्रक से इनका एक्सीडेंट हुआ है जी। वो ऑन स्पॉट ही बता रहे थे पुलिस वाले कि वहीं एक्सपायर हो गए। खबर संभल से है, जहां एक प्रिंटिंग प्रेस के संचालक को धमकी भरा पत्र मिला है। बता दें कि तहरीके इंसाफ हिंद की ओर से लिखे इस पत्र में हिंदुत्ववादी नेता सिमरन गुप्ता द्वारा दर्ज कराए केस को वापस लेने को कहा गया है। यही नहीं, वापस न लेने पर पूरे परिवार की हत्या हो जाने की बात भी लिखी गई है इस लेटर में। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। घटना ये कि 23 तारीख की शाम के टाइम 4 बजे के आसपास जो है एक लेटर रजिस्टर्ड पोस्ट से मेरे पास आया है। उसमें मैंने खोल के देखा तो एक पेज हिंदी में है, एक उर्दू में है उसमें। और उसमें हिंदी वाले पेज को हमने जो पढ़ा है उसमें लिखा है कि आप अपने भांजे, मेरा भाई है हालांकि सिमरन गुप्ता तहेरा, और वो बहुत देर से, करीब 40 साल से वो लोग जो है दिल्ली में ही रहते हैं। ज्यादा संपर्क भी हमारा नहीं था उस समय से, लेकिन जब हम लोग यहाँ बबराला आ गए गांव से तो हमारा आना जाना, जब भी वो इधर आता है किसी काम से तब हमारे पास आता है। तो उसके लिए लिखा है कि आप अपने रिश्तेदार है, भांजा है या भाई है, जो भी है उसे समझाओ, मुस्लिमों के खिलाफ केस करना बंद करे। उसने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कई केस डाल रखे हैं, वो हम परेशान है उससे। हमारे कई मदरसों और उसको जो है आदेश करा चुका है वो टूट तोड़ने का। इससे हमारा मुस्लिम समाज बहुत गुस्से में है। अगली खबर बदायूं से है, जहां केशव प्रसाद मौर्य के वायरल वीडियो में सियासी संग्राम शुरू हो गया है। दरअसल बदायूं के बिलसी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की जनसभा के बाद जनता ने उनसे बस अड्डे की मांग की थी। तो वहीं गाड़ी में बैठते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने वहां की जनता से कहा कि बस अड्डा की छोड़ो, यहां मैं हवाई अड्डा बनवा दूंगा, जिस पर जनता केवल बस अड्डा की मांग करती हुई नजर आई।
इस पूरे मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वायरल वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपाई बस अड्डा तो दे नहीं पा रहे हैं और वादा हवाई अड्डे का कर रहे हैं। सच तो यह है कि आम जनता को नहीं बल्कि भाजपा नेताओं को एक हवाई अड्डे की जरूरत है जहां से वो अपने झूठ की उड़ानें भर सकें। जनता का मजाक उड़ाना निंदनीय है। बदायूं की जनता इसका जवाब अगले लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को हरा कर देगी। समाधान साहब, रोडवेज की साहब बहुत समस्या है साहब। जय माता दी। सर बस अड्डा नहीं, यहाँ हवाई अड्डा भी बनवाएंगे। हवाई अड्डा नहीं साहब, बस अड्डा बनवा दो बस। रोडवेज समाधान साहब, रोडवेज की साहब बहुत समस्या है साहब। जय माता दी। सर बस अड्डा नहीं, यहाँ हवाई अड्डा भी बनवाएंगे। हवाई अड्डा नहीं साहब, बस अड्डा बनवा दो बस। रोडवेज समाधान। खबर मथुरा से है, जहां अब भक्त मथुरा की हवाई परिक्रमा आसानी से कर सकेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर मथुरा में गोवर्धन पर्वत व मथुरा की हवाई परिक्रमा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर दी गई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की। अब भक्त 8 सीटर हेलीकॉप्टर से गोवर्धन, मथुरा, वृंदावन व आगरा के हवाई दर्शन कर सकेंगे। ठाकुर मेघशांत सिंह जी, माननीय विधायक गोवर्धन, कृपया वे मंच पर आने की कृपा करें। श्री विनोद अग्रवाल जी। खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।